मनीष शाह साहब का सवाल है, कैन वी परचेज क्वाड्रेंट फर्नीचर और इडलवाइज और जयसवाल नेको फॉर लॉन्ग टर्म एट करंट मार्केट प्राइस? तो देखिए, एक इसका पहले जायसवाल निको, दूसरा कौन सा था? एक है क्वाड्रेंट फर्नीचर और एक है इडलवाइज। ये 3 सवाल है उनके। पहले वाले की तो स्पेलिंग बतानी पड़ेगी सर। हाँ, मैं इस इतनी देर आप जयसवाल नेको देखिए, मैं क्वाड्रेंट वाले का वो देखता हूँ। ठीक है। पहले तो एक ब्लैंकेट जवाब रहेगा कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी के थ्रू जाइए। मिड कैप स्मॉल कैप डायरेक्ट केवल ट्रेडिंग के लिए होते हैं। एडेलवाइस 121.50 के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगा, 141.50 का टारगेट खुल जाएगा। कुछ क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग भी हो सकता है, हमने लॉन्ग दिया हुआ है। रिस्क फ्री हो चुके हैं और रिस्क फ्री के बाद 119 रुपए का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। तो 119 के नीचे आधे का हमारा स्टॉप लॉस कटता है तो हम घर से कुछ नहीं जाएगा, बट हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। 121.50 के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। जायसवाल निको में पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, मंथली चार्ट का पैटर्न था। हो सकता है 2-3 महीने और इसी रेंज में काटे। अब फ्रेश ब्रेकआउट या जिसको कहना चाहिए फ्रेश अपमूव 94 के ऊपर बनेगा। 94 निकलने के बाद वापस से तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंसोलिडेशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 94 के ऊपर निकले या फिर कंसोलिडेशन में पिवट नीचे की तरफ कुछ रिवाइज हो, तब मेरा इंटरेस्ट आएगा। दोनों केस में आई वुड बी अ बायर, मैं यहाँ से सेलर नहीं हूँ। जब तक 79 प्रोटेक्टेड है, जब तक 79 और लेवल प्रोटेक्टेड है, शॉर्ट टर्म में कोई खास दिक्कत नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए 64 लेवल प्रोटेक्टेड है, तब तक सब चीज ठीक है। फिर ये मत कहिएगा कि लाख शेयर ले लिया, 50,000 शेयर ले लिया, 25,000 शेयर ले लिया। मैं सुनने वाला नहीं हूँ। मेरे मेरे से अगर आपको बात करनी है तो आप परसेंटेज टर्म्स में ही बात कीजिए कि मेरी कैपिटल का 0.25% एट द रिस्क है, 0.5% एट द रिस्क है। 1% से ज्यादा अगर कहीं भी आपकी कैपिटल की रिस्क है, दुनिया में किसी से भी सवाल पूछ लीजिएगा, मुझसे मत पूछिएगा। नहीं, मेरा गुस्सा तुरंत निकल आएगा, क्योंकि 3 साल हो गया मैं कोई चीज समझाते हुए, 2 साल तो हो ही गया जहां से मेरे को याद है। 0.25%, 0.5%, सबसे बेहतरीन 5 स्टार सेटअप में 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे जाती है। इससे ऊपर दुनिया में भगवान आगे भी बोल दे तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। अंशुल जी के लिए गुस्से को संभालने के लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि अपनी कैपिटल अगर गलती से हो भी जाए 1.25% भी, तो बताना मत, 1% पे बता के छोड़ देना, वरना अंशुल जी गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, बताने में दिक्कत नहीं सर। आदमी अपने आप से जब झूठ बोलने लगे ना, तब हाँ, तब फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। वो तो आप है। दूसरा मुझसे झूठ बोल लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मान बिल्कुल लीजिए ठीक। आप 50% ऑफ द कैपिटल की रिस्क लेके बैठे और मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरा थोड़ी लॉस हो रहा है, आपका जा रहा है। बल्कि अगर सच बोल देंगे तो थोड़ा सा डांट खा लेंगे और कहीं ना कहीं निकलने का या उसको भूल सुधारने का मौका मिल जाएगा। तो एक अपने आप से झूठ बोलना, दूसरा अपनी भूल को छुपाना, ये दो चीज सबसे बड़ी गलती है। कितने ही मेरे स्टॉप लॉस कटते हैं, मैं आके खुला बोल देता हूँ ना, हाँ कट गया, तो 100 में से 60 ही बार सही होते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, 60% सक्सेसफुल रेट है, उतने में पैसा कमाया जा सकता है, लोग कमा भी रहे हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नहीं करेंगे तो 90% वाले में भी लॉस करेंगे। तो इट इज अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू रिस्क मैनेजमेंट। चांदी इतना अच्छा ट्रेड होने के बाद भी हमने कभी 1% से ज्यादा की सीमा रेखा नहीं लांगी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अंशुल भाई, वो जो तीसरा वाला शेयर था ना, वो था क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। इन्होंने फर्नीचर लिख दिया, मैंने भी कभी इस काउंटर को ट्रैक नहीं किया। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, ये QUAD, क्वाड कंट्रीज का जो क्वाड आता ना, मिल गया और सर, मिल गया, क्वाड मिल गया, फ्यूचर, या 311 रुपये मिल का। गया। लेकिन ये मेरे को लग रहा है या तो नई लिस्टिंग है या एसएमई से स्टॉक आया है, जो भी है। 750 से नॉन स्टॉप गिरा है 250 तक, पुल बैक लेके हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है 284 पे। 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है 2.6 मिलियन का। अगर 325 निकला तो एक छोटा सा ट्रेड 367 तक बनेगा, लेकिन जब बनेगा तब डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है, पिछले 3 क्वार्टर से ईपीएस नेगेटिव है, -3.5, -4 और -370, तभी ये 750 से करेक्ट होकर 250 आया है। तो स्विगी की तरह मैं इसमें भी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होने का वेट करूंगा, तब तक मैं अवॉइड की लिस्ट में डाल के रखूंगा। ठीक है अंशुल भाई, एक शेयर है वेदांता। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं, इन्होंने 226 रुपये में लिया। पहले तो सोनी जी आपने मज़ा ही बांध दिया, 226 की चीज़ आपने होल्ड करके रखी, मज़ा आ गया।
अब वेदांता पर क्या करें, 665 चल रहा है। अंशुल भाई, इसका थोड़ा बाइंग क्लाइमेक्स वाला अगर स्ट्रेटेजी देखना चाहते हो अगर आप, तो थोड़ा देखना, क्योंकि मेटल थोड़ा सा टॉप आउट होती ही दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट में फंडामेंटल ग्राउंड पर। टेक्निकल आप बताओगे, आप बताओ कि वेदांता में कैसा लग रहा है, मेटल में अगर कुछ एक दो पॉइंट्स आप ऐड कर सको तो। सर यही दिक्कत होती है ना, एक्सेस यूफोरिया में लोग फिर सुनना बंद कर देते हैं। मैं वेदांता में जनवरी एंड से बता रहा हूँ कि एटीआर एक्सटेंशन आ गया है। लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग क्लाइमेक्स नहीं होता, लार्ज कैप स्टॉक्स में एटीआर एक्सटेंशन होता है। बाइंग क्लाइमेक्स इज ऑल्सो एन एटीआर एक्सटेंशन, बट रिएक्शन दोनों में अलग होता है। मिड कैप स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में बाइंग क्लाइमेक्स या एटीआर एक्सटेंशन के बाद 50-60% गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लार्ज कैप स्टॉक में दो चीज होती है, 25-30% गिर जाते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि ऑल टाइम हाई से 25-30% गिर जाए। जैसे अभी एचडीएफसी बैंक एकदम बॉक्स फ्लो पे था 915, यहाँ पे बाई भर भर के बाई करना है। तो इसमें एटीआर एक्सटेंशन ना सिर्फ इसमें, हिंडाल्को में भी बताया था, हिंजिंग में भी बताया था, हिंद कॉपर में भी बताया था। जनवरी एंड में कॉपर में भी एटीआर एक्सटेंशन हो गया था। 1400 का कॉपर भी 1200 रुपए आ गया है, धीरे से 1100 रुपए भी आ जाएगा। तो एटीआर एक्सटेंशन 700 रुपए से बता रहा हूँ कि वेदांता बेच के चलिए। ये आपको कहीं भी 20 वीक मूविंग एवरेज 591 तक नीचे मिल सकता है, और लंबी कंसोलिडेशन में जाएंगे चारों स्टॉक। मेटल इंडेक्स शॉर्ट टर्म के लिए टॉप आउट हुआ है, पुल बैक लेगा 10,600 की रेंज के आसपास तक, हो सकता है 11,000 पे रुक जाए, हो सकता है 10,400 तक भी खिंच जाए, बट जो रेंज है वो 10,600 की है। सीएनएक्स मेटल 10,600 के आसपास आके सेटल होगा, उसके बाद 17,000 तक की रैली डेवलप होगी। 10,600 तक के पुल बैक में वेदांता, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, हिंजिंग, नेशनल एल्यूमिनियम, ये 5 पुराने बड़े विनर रहे हैं, ये नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इनमें स्लो एंड स्टडी अपमूव रहेगी। जो बड़ी अपमूव इनमें बनी थी वो दोबारा नहीं बनेगी। 10,600 से 17,000 की रैली में टाटा स्टील भी वुड बी ए बिग विनर। उसके बाद जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी रहेगी, एक दो मिड कैप काउंटर्स में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, ग्रुप में वापस सर्च करूंगा। मेरे ख्याल से नॉट श्योर रत्नामणि मेटल था या कौन सा मेटल था, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो नेक्स्ट रैली में ये 4 बड़े विनर नहीं रहेंगे। डू नॉट चेस दीज विनर्स इन दी न्यू रैली। नई रैली में टाटा स्टील एक नाम नोट कर लीजिए, आराम से 250 पार कर जाएगा। और मिड कैप स्मॉल कैप में जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ और थोड़े से रिजल्ट अच्छे रहेंगे, ढूंढ लाएंगे 10,600 के आसपास। तो इनमें प्रॉफिट बुक करके कैश होल्ड कीजिए। कुछ नहीं मिलेगा तो मेटल 20 बाई करके छोड़ देंगे 17,000 तक के लिए, और कुछ मिल गया तो टाटा स्टील के अलावा भी मिड कैप स्मॉल कैप कुछ मिल गया तो वो बाई कर लेंगे, और कुछ नहीं मिला तो सबसे बेहतरीन है इंडेक्स का ईटीएफ बाई करके छोड़ देंगे। 10,600 से 17,000 तक वही प्ले कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेटल पर एक आपको, ज़्यादातर मेटल काउंटर्स पर एक आपको आउटलुक मिल गया अंशुल जी की तरफ से। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक सिंगला जी, बोल रहे हैं विवेक सर गुड मॉर्निंग, योर बढ़िया ब्रदर। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके पास सर 2 लाख शेयर हैं देवानगिरी शुगर के 4.75 रुपये पर। अंशुल भाई, शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट है? सर इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, आज ही हमने वापस अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया, लग रहा है 5 रुपए के ऊपर निकलेगा। 5 रुपए से लेके 5 रुपए 20 पैसा, ये एक रेंज ऑफ रेजिस्टेंस है। आज 5-5 का हाई बनाया है, वहां से थोड़ी सी सेलिंग आई है। 5 का जो लेवल टेस्ट, मतलब 5-5-20 की रेंज जो टेस्ट होनी थी हो गई है। सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो इवेंचुअली 5-20 निकलना चाहिए, और 6-30 का जो पुराना टारगेट पेंडिंग है वापस बैक इन एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आज लगभग सारे शुगर स्टॉक्स में बाइंग दिख रही है, बट मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसी में आता है क्योंकि इसमें प्रमोटर बाइंग पीछे हुई है, तो मेरा इंटरेस्ट इसके अलावा किसी शुगर काउंटर में नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है। NFL 144 के एवरेज के लिए हुए इन्होंने। चेतन गोयल जी ने ये पूछ रहे हैं कि सर अब और थोड़ा सा बाय कर सकता हूँ क्या? सर देखिए, कल एनएफएल में जब 8-9% की अपसाइड थी तब भी आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा। डे लो पे जाके क्लोज किया। एक तो पहला रीजन कॉलिंग 50 डे मूविंग एवरेज, दूसरा रीजन अभी समय नहीं आया है। जैसे जैसे मानसून पास आने लगेगा तब इन स्टॉक्स में तेजी डेवलप होगी, तब आपको इस पूरे सेक्टर में इंटरेस्ट आना चाहिए। तो जैसे अभी तक मेटल में इंटरेस्ट था, ऑटो में इंटरेस्ट था, इस सेक्टर में इंटरेस्ट थोड़ा सा मानसून के आसपास आएगा, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। मानसून के आसपास जिसमें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ रही वहां पे बाइंग देंगे। फिलहाल बैंकों में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, धुआंधार बैंकिंग खेल लीजिए अगले 2-3 महीने, तब तक फिर इनका नंबर लग जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर NFL पर आपको राय मिली होगी। सर एक दर्शक हैं हमारे रणजीत डे साहब, ये भी प्राइम मेंबर है हमारे, ये पूछ रहे हैं सर आवास फाइनेंस को होल्ड करें, 1900 पर इन्होंने लिए हुए हैं, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। फिर इनका टाटा पावर पर भी सवाल है, 390 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। सर देखिए, टाटा पावर अभी तो 1 साल से कुछ नहीं कर रहा और अगले 6-8 महीने भी कुछ नहीं करेगा। उसके बाद टाटा पावर ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, तो मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6-8 महीने आपको फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ेगा, तो वो झेल सकते हैं। तो टाटा पावर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, जो ऑल टाइम हाई तक आराम से निकल, बल्कि एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है। आवाज फाइनेंशियल बीइंग अ स्मॉल कैप काउंटर, आप देखिए 43% करेक्ट हो गया, 20,000 करोड़ का, लगभग 18-19 हजार करोड़ का मार्केट कैप, 10,000 करोड़ का बचा है। तो जो बात मैंने अभी स्टार्टिंग में कही कि एटीआर एक्सटेंशन या बाइंग क्लाइमेक्स के बाद लार्ज कैप 25% करेक्ट होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में 50% 60% करेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। 206 दिन या 43 वीक्स लगा के 43% करेक्ट हो चुका है। बाउंस बैक में अभी, हर बाउंस बैक में आप इसकी डाउनफॉल को रीड कीजिए, हर बाउंस बैक में बहुत खींच के 50 डे मूविंग एवरेज तक जाता है, हल्का सा उसके ऊपर भी जाता है, लॉन्ग्स को ट्रैप करता है और फिर नया लो बनाता है। अभी नया लो बनाए, फिर बाउंस बैक में 20 डे मूविंग एवरेज 1388, 50 डे मूविंग एवरेज 1430 तक जा सकता है, बट इवेंचुअली वापस नीचे की तरफ डाउन मूव देगा, तो बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाटा पावर पर राय मिली है। और सर एक काउंटर यहाँ पर जो हमें हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, GMDC, आप इस काउंटर को काफ़ी क्लोजली देख रहे हो, इसमें बाइंग रेंज पूछ रहे हैं रितेश सिंह जी। सर बाइंग रेंज देखिए, 618 के ऊपर जब तक टिकता नहीं है कायदे से, तब तक कोई बाइंग नहीं होगी। स्टॉक वॉच लिस्ट में होना एक चीज है, बाई कर लेना दूसरी चीज है। मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, डिसाइसिवली 618 के ऊपर जब टिकेगा तब इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। 2 दिन पूरी कोशिश की 9-10 फरवरी को तोड़ने की, उसके पहले भी 3 दिन पूरी कोशिश की थी, 2 जनवरी, 2 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, नहीं तोड़ पाया। तो पुल बैक में 540 पहला लिक्विडेशन लेवल था, वो आ चुका है। अगर इस पे नहीं रुका तो 466 रेंज का लोअर एंड है, यहां तक आएगा। मेरा इंटरेस्ट दो ही जगह आएगा, 466 पे या तो क्लियर कट बुलिश एविडेंस मिले, या मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा 618 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज कर ले, तब मैं बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। तो NMDC, GMDC, NMDC स्टील, टाटा स्टील, चारों मेरी वॉच लिस्ट में है। जब भी बुलिश एविडेंस या कोई भी चीज ऐसी मिलेगी, जब बाइंग के एविडेंस मिलेंगे, मैं बिल्कुल इनमें बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब जिंदल ग्रुप की बात हो रही है, तो जिंदल स्टील पर भी बात हो गई। हालांकि ये ग्रुप अलग है, थोड़ा नवीन जिंदल है, उनके ब्रदर हैं नवीन जिंदल। इसमें आरव शर्मा जी का सवाल है, सर 1097 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक कर लूं। अब सर इत्तेफाक है कि देखिए, एक भाई नालायक निकला, एक भाई बहुत अच्छा निकला, लेकिन जिंदल में दोनों भाई बहुत अच्छे निकल गए, तो दोनों के चल गए। इसमें भी एक बेस ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म वाला कि 1088 पे आया है, जिसका टारगेट लगभग 1250 रुपये है, तो वो आ रहा है। और जो बड़े वाला ब्रेकआउट था वो भी लगभग 1080 के पास था, उसका टारगेट 1400 रुपये है। तो छोटे वाले ब्रेकआउट का टारगेट लगभग आ गया है, बड़े वाले का 1400 रुपये भी आ जाएगा। उन 4 स्टॉक, वेदांता, हिंडाल्को, हिंजिंग, हिंद कॉपर से अलग, इसमें स्लो एंड स्टडी अपमूव है, तो स्लो एंड स्टडी अपमूव बनी रहेगी, धीरे धीरे करके 1400 रुपये जाएगा। लेकिन नॉन स्टॉप 1000 रुपये से 1200 रुपये आया है, तो थोड़ी 40-50 रुपये की करेक्शन आ सकती है। उसमें अगर आप ना घबराएं, थोड़ा सा बेस बनने में ना घबराएं, तो 1400 रुपये भी मिलेगा। और अगर पुल बैक नहीं झेलनी है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पुल बैक में एडिंग का मौका मिल जाएगा। तो दोनों तरह के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बट इवेंचुअली 1400 रुपये निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। अंशुल भाई, एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन भी आया है, और हमारे काफ़ी क्लोज दर्शक हैं, डेली सवाल पूछते हैं। तनिष्क भाई ये बोल रहे हैं कि 11 फरवरी को इनके बेटी हुई है। पहले तो तनिष्क भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। फिर इनका सवाल है कि मैं उसके लिए 3-4 साल के व्यू से कुछ शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। इन्होंने PPL फार्मा, JSW इंफ्रा, टाटा टेक होल्ड किए हुए हैं, और कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल IOC, HPCL या कोई भी अदानी का स्टॉक यहां से बाय कर सकते हैं क्या?
सर देखिए, मैं मतलब आई कैन रेजोनेट विद इट कि आपकी एक है, मेरी दो है, मतलब आपसे दुगनी अच्छी मेरी किस्मत है। मैं चीज़ों को बड़ा सिंपल एंड क्लियर रखता हूँ। मैं इकलौता आदमी हूँ और हर चीज मैं नहीं कर सकता, तो मैं उनके लिए दो तीन अलग अलग काम करता हूँ। एक, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जो 10 20 साल 25 साल की है, क्लियर कट, केवल और केवल स्मॉल कैप एसआईपी जाती है। मेरे को लार्ज कैप मिड कैप से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप एसआईपी इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए, बड़ी वाली के लिए जब वो हुई थी तब से करके रखा हूँ, छोटी वाली जब दिसंबर 2023 में हुई थी तब से उसके लिए करके रखा हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट पार्ट हो गया। एक हो गया ट्रेडिंग पार्ट, जिसको मैं दो ही पार्ट में काम करता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट हो गया जो उनके 20 25 साल के हॉरिजन में लगा हुआ है। दूसरा हो गया उनके खर्चे और शौक पूरे करने के लिए, तो वहां पे एक ट्रेडिंग की कैपिटल है जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप और बाकी चीजें मैं ट्रेड कर, जैसे अदानी ग्रीन आपको पता है मैं ट्रेड करता हूँ, रिलायंस आपको पता है मैं ट्रेड करता हूँ। इतना प्रॉफिट मैंने एक्यूमुलेट कर लिया है कि मिड मार्च में मिस्टू की छुट्टी जब स्टार्ट होंगी तो हम लोग 15 दिन के लिए गोवा जाएंगे। तो ट्रेडिंग का पैसा मैं रखता हूँ कि उनके शौक पूरे करने के लिए कमाता हूँ। इन्वेस्टिंग, चूंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन्वेस्टर, आई कैन नॉट पिक वेरी गुड स्टॉक। मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, उसको 1% के खर्चे पे, जिसको हम एएमसी कहते हैं, उसको खर्चे पे लगा, वो खर्चा करके मैं उसको नौकरी पे लगा के रखा हूँ कि 20 और 25 साल के लिए मेरा पैसा तुम मैनेज करके ग्रो करके दोगे, ट्रेडिंग इनकम में निकाल के उनके शौक पूरे करता रहूंगा। तो दिस इज एन आइडियल स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद एक बड़े इन्वेस्टर से सीखी है, एंड इट हैज बीन वर्किंग बेस्ट फॉर मी। मेरी सलाह आपके लिए कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की जगह म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके छोड़ दीजिए 10 20 साल की, तो वहां पे अच्छा पैसा ग्रो हो जाएगा। उनके शौक पूरे करने के लिए ट्रेडिंग कैपिटल बनाइए, उसमें रिस्क मैनेजमेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पैसा कमाइए और उनके शौक पूरे कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट मैं फिर मना करूंगा, डायरेक्ट नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में चले जाइए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपकी भी बेटी है तो आप भी यही करते होंगे। सर मैंने तो बिल्कुल, मैंने मल्टीपल चीज़ें की थी उस समय पर। अब तो मेरी डॉटर उस एज पर आ गई है कि वो पढ़ाई लिखाई के एक बेहतरीन दौर में है। तो आपकी डॉटर से मेरी डॉटर काफ़ी बड़ी हैं। तो इन्वेस्टमेंट है सर, इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, और केवल बेटी के लिए नहीं, बेटे के लिए भी किया हुआ है सर। उनमें फ़र्क क्या है, दोनों में दोनों को एसेट बनाना है ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो उनके लिए, दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं यहाँ पर। वीडीएल पर बात हो चुकी है मैडम, आप गांधी अमिता मैम, इस पर बात हो चुकी है। लेकिन मैं आपका दूसरा शेयर ले लेता हूँ, E2E। इस शेयर पर आपकी राय दे दीजिए अंशुल भाई, इस पे क्या करें? तो देखिए, नीचे भी ऐड करने की सलाह दी थी, ये 1800-1900 रुपए की जोन में। अगर उसमें प्रॉफिट बुक करना है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए नीचे वाले में। ऊपर वाला अगर फंसा हुआ है, एज इट इज छोड़ दीजिए, आराम से 3 साल में 9000 रुपए पहुंच जाएगा। डेटा सेंटर और ये सब वाली थीम धीरे धीरे करके प्लेयर, ये जो एआई वाला थोड़ा सा आया है, इसकी वजह से सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। इवेंचुअली 3 साल के लिए ई नेटवर्क छोड़े रहिए, 9000 रुपए प्लस के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे। हाँ, अगर दो चीज इसमें आप कर सकते हैं कि जब भी डिप मिलती है, जैसे इस टाइप का करेक्शन आया था, नीचे में ऐड कर लिया और फटाक से जैसे 20-30% मिला, बुक भी कर लिया। तो एक ट्रेडिंग पोजीशन अलग रखिए, इन्वेस्टिंग पोजीशन अलग रखिए। इन्वेस्टिंग पोजीशन का टारगेट 9000 रुपए, ट्रेडिंग पोजीशन हर डिप में बाई करके 20% ऊपर बेचते चलिए। तो जो 1900 के आसपास अगर लिया है, 2500 रुपए फटाफट हो गया है 2 महीने के अंदर, बेच के उसको वापस डिप पे 22-30 पे मिले तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं मिले तो कहीं ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर ऐड कर लेंगे। तो वो ट्रेडिंग पोजीशन है। इन्वेस्टिंग वाले 9000 के पहले ना छेड़ें। ठीक है। समीक्षा जैन जी का सवाल है एकॉम ड्रग पर सर, और बीईएल पर, इसमें कोई एंट्री बनती है क्या? एकॉम ड्रग आज 3.5% ऊपर है, बीईएल में भी स्ट्रेंथ है सर, इनमें किसी में फ्रेश एंट्री बनती है क्या? सर बीईएल में तो नहीं बनती है। वीकली चार्ट पे 4th वीक ऑफ इनसाइड बार है, ब्रेकआउट के बाद 1 या 2 हफ्ते समय लगना चाहिए। 4 हफ्ते लग भी जाए तो चौथे 4 हफ्ते में ऊपरी स्तर पे विक्स नहीं होनी चाहिए जो बीईएल में है। तो बीईएल में अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। एकम ड्रग्स में एक रेजिस्टेंस जोन है 505 508, उसी जोन से आज पलटा है। हालांकि ऊपरी स्तर से कोई बहुत सेलिंग तो नहीं दिख रही है, वॉल्यूम नहीं है, बट अगर आज की क्लोजिंग 492 के नीचे होती है
तो फिर एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। 492 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर एक दो दिन शायद ये मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए 2-3 दिन समय लगाए और फिर 520 525 तक जाए। तो 492 इज द लेवल जो प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर प्रोटेक्ट होता है तो होल्ड कीजिए, नहीं होता है तो एग्जिट करके वेट कीजिए 3-4 दिन की टाइटनेस का। अगर डेवलप होती है तो ब्रेकआउट पे फिर बाई बनेगा। ओवरऑल स्टॉक बुलिश है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आशु जी, इनका सवाल है सर, ये दो शेयरों पर बुलिश हैं, एक सिंजिन पर एक केपीआईटी पर, और इन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी भी ली हुई है दोनों की। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या ये सेंस बनता है कि अभी इसको सेल कर दें और फिर लोअर लेवल्स पर री एंटर करें? क्या उम्मीद है कि इनको लोअर लेवल्स मिल जाएंगे? तो देखिए 25 दिन में 34%, बल्कि और कम, अगर मैं और 2-3 दिन आगे सरका दूं तो 20 दिन में 33% करेक्ट होने के बाद तो स्टॉक नहीं बेचा जाता है, और कम से कम केपीआईटी तो नहीं बेचा जाता है। मतलब है मिड कैप स्मॉल कैप लेकिन खराब काउंटर नहीं है, तो बाउंस बैक मिलेगा आपको 970 980 की जोन में। वहां पे सवाल पूछ लीजिएगा और एक बार पीछे जाइए, 6 महीना 8 महीना 1 साल पीछे जाइए। बार बार मैंने ये बताया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आईटी बीज लीजिए, समझ में आ रहा है तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और टीसीएस लीजिए। टेक महिंद्रा का ऑल टाइम हाई लग गया, एचसीएल टेक 50-60 या 100 रुपए नीचे रह गया, नीचे से 300 रुपए आपको दे ही गया था। इन्फोसिस भी 1400 रुपए से 1750 रुपए चला गया था। बट साफ साफ मना किया था मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में नहीं रहना है, किसी कीमत पे नहीं रहना है। मेरा अभी भी व्यू है, अगले 1-1.5 साल में जो भी होना है ये एआई वाला, आप देखिए आज जो वो कंपनी आई है उन्हें इन्फोसिस से करार किया है, तो जो भी एआई से रिलेटेड आएगा भी बड़ी कंपनी से करार करेगा ताकि उसको बड़ा स्टेज और बड़ी वो बेस मिले जहां पे फटाफट वो अपना काम कर सके। छोटी कंपनी को ट्रांजिशन करने में बहुत समय लगता है और एट्रिशन रेशियो भी एकदम से बढ़ जाता है जब बदलाव आते हैं कंपनियों में। तो वही है, जब जहाज डूबने लगता है चूहे पहले भागते हैं, तो इतनी तेजी से एट्रिशन होता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आएगा वो बड़ी कंपनी से टाई अप करेगा। पूरे टर्मोइल में सरवाइव लार्ज कैप कंपनी करेंगी, मिड कैप में कौन सी करेगी ये नहीं पता, लेकिन 2-4 जो भी करेंगी वो अगली डायरी में राज कैप हो जाएंगी। तो वेट कीजिए, पूरा ये छन्नी से छन्ने का कंकड़ पत्थर बाहर फेंक जाए, तो जब नीचे बढ़िया आटा बनेगा तो रोटी बना के खाई जाएगी। तब तक के लिए आईटी 20 और सेफर है लार्ज कैप आईटी, मिड कैप में नहीं रहना है। बाउंस बैक जरूर मिलेगा, बाउंस बैक में एग्जिट करना है। ठीक है। आज देखो आईटी निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है और हमने बताया भी था क्यों ऊपर है। देखो दो बड़ी खबरें, उन्होंने पूरा पासा पलट दिया। टीसीएस ने एएमडी के साथ करार किया, जो कि अमेरिका की एक टॉप नॉट आईटी कंपनी है, एआई को लेकर कि टीसीएस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, एएमडी वहाँ पर एआई क्लाउड्स और वो सारी सर्विसेज देगी। तो टीसीएस में एक रन अप आया। दूसरा, इन्फोसिस ने एंथ्रोपी के साथ ही करार कर लिया, जिस एंथ्रोपी के चक्कर में पूरा आईटी स्पेस ना सिर्फ इंडिया का पूरी दुनिया का पिटा था, उसी के साथ करार कर लिया। ये मॉर्निंग में खबर आई, आज इन्फोसिस चल गया, टीसीएस चल गया, उनको देख के सारे आईटी चल गए। अब इन्फोसिस टीसीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है आईटी इंडेक्स में। आज आईटी इंडेक्स 850 पॉइंट ऊपर है। और आप देखो आज बैंक निफ्टी सुस्त है, आज रिलायंस सुस्त है, लेकिन केवल और केवल एक आईटी ने पूरा मार्केट को रन अप कर दिया। 50 पॉइंट ऊपर है निफ्टी केवल, जबकि 800 पॉइंट आईटी इंडेक्स ऊपर है। तो ये एक देखो नज़र बनाने वाली बात होती है कि आपको कहाँ फोकस करना है। आज सुबह से ये खबर थी अंजुल भाई, मैं ना आज स्टॉक एक्सरे इन्फोसिस पर ही करूँगा, लेकिन स्टॉक एक्सरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बचे नहीं है क्योंकि मुझे पहले ही बोलने पड़ गए सारे पॉइंट्स, क्योंकि इन्फोसिस का शेयर ही इतना तेज चल गया आज। एनीवेज फिर भी हम इन्फोसिस पर तो बात करेंगे, लेकिन और दर्शकों के सवाल भी लेते जाते हैं। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर, रीना परमार जी का। सर 815 के लिए हुए हैं, इसको होल्ड करें या एग्जिट? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। सॉरी सर श्नाइडर इलेक्ट्रिक। श्नाइडर, SCH। ये श्नाइडर मेरे को, ये वो लिफ्ट बनाने वाली कंपनी है ना? ये तो सर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली कंपनी है जिसने कि एलएनटी का बिजनेस भी एक्वायर किया था, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का। हैवी इंडस्ट्रियल जो पार्ट्स होते हैं ना, जो मशीनरीज वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगते हैं हैवी वाले, वो बनाती है। लिफ्ट बनाने वाली दूसरी कंपनी है क्या? वो भी तो श्नाइडर ही कुछ नाम से थी। नहीं, वो दूसरी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। एक तो ईसी इंडस्ट्री होती है और एक और है शेल्डर होती है, कुछ और है, वो दूसरी कंपनी। ऐसे कुछ नाम होता है ना? हाँ हाँ खैर हाँ। पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सर रेंज में है, देखिए 568 और 980 की रेंज में है, और ये रेंज शुरू हुई थी मार्च 2024 में।
मंथली चार्ट में लास्ट मंथ में हैमर बना था जिसका हाई 725 था, बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया है तो रेंज का हाई 980 आराम से चला जाएगा। 980 रुपए आराम से जा रहा है। एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगी? थोड़ा सा पुल बैक 10-20 डे मूविंग एवरेज तक आ जाने दीजिए। मेरे को लग नहीं रहा पुल बैक आएगा, मेरे को लग रहा है 3-4 दिन 5 दिन साइडवेज जाएगा 810 830 की रेंज में। 10 मूविंग एवरेज कैचअप होगा, फिर ये सीधा 980 रुपए तक फटेगा। तो इसको वॉच पे रखिए 3-4 दिन, मतलब आज क्या है, आज ट्यूसडे है, मे बी ये फ्राइडे को जाके इसमें कोई एक ट्रेड सेटअप बने ब्रेकआउट टाइप का, थर्सडे या फ्राइडे, तो नजर में बनाए रखिए। 10 मूविंग एवरेज कैचअप, मतलब शो का वेट मत कीजिए फिर वही कहानी कि नीचे की बट में कोई था नहीं तो मैं पूछता किससे। तो अभी बता दे रहा हूँ, 10 मूविंग एवरेज कैचअप होने पे डेली चार्ट पे और ओपन लो के साथ ब्रेकआउट बने, बिना किसी से पूछे बाई कर लीजिएगा। छोटा सा 2-3% का स्टॉप लॉस आएगा, 980 का टारगेट लगा लीजिएगा, तो ऑलमोस्ट 6-7 आर का आपका ट्रेड बिल्कुल। बन जाएगा, यानी अगले 6-7 स्टॉप लॉस आपके फंड हो जाएंगे सिंगल ट्रेड से। तो 10 मूविंग एवरेज कैचअप का वेट कीजिए, हम प्रोबेबली इसको खींचेंगे मतलब थर्सडे या फ्राइडे तक। और दूसरी चीज मैं बता दूं, आज 12 के बाद मेरे पास समय है, तो आप स्टॉक एक्सरे के लिए जल्दी मत कीजिएगा, मेरे को 1 मिनट समय चाहिए। मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि क्या ये वही लिफ्ट बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि एक बार 2013 में मैं एक बिल्डिंग में गया था बंबई में इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे एक लिफ्ट लगी हुई थी, उसमें भी ऐसे एस से कुछ कंपनी का नाम था, स्नाइडर के हाँ कुछ हाँ। नाम था। मैं बटन ढूंढ रहा था 3 मिनट से खड़े होके, उसके दरवाजे बंद हो रहे थे खुल रहे थे, मैं बटन ढूंढ रहा था कि बटन कौन सी दबानी है। मेरे को जाना था शायद 7वें या 8वें फ्लोर पे, मेरे को बटन नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैंने लिफ्ट देखी थी जिसमें बटन होती है गोल गोल वाली या वो ऐसे दबाने वाली, वो पहली लिफ्ट मैंने देखी थी जिसमें एलईडी वो पूरा पैनल लगा हुआ था और हाँ। उसमें लाइट नहीं लगी हुई थी, तो मेरे को बटन नहीं मिले। वॉचमैन जब देख लिया कि इनको समझ में आ नहीं रहा है, मैं निकल के सीढ़ी से जाने वाला था, जब मैं निकला सीढ़ी पे जाने लगा, दरवाजा खोला तो बोला क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं सीढ़ी से जाऊंगा, मतलब बटन नहीं मिल रही है ना, मतलब हाँ नहीं मिल रही है। आके फिर उसने ऐसे टच किया तो वो पैनल पे लाइट जली, हरी हरी लाइटें ऐसी जली 12-13 फ्लोर तक की, बोला ऐसे दबाना है। तो मेरे को बड़ा वो वो लगा कि यार गंवार साबित हो गए। तो फिर उसने मेरे को बताया भैया पहली बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। देखो मैंने टॉप लिफ्ट बनाने वाली कंपनियां ओपन कर लिया। ओटिस है, मित्सुबिशी है, और जिस कंपनी की आप बात कर रहे हो अंशुल भाई, वो है शिंडलर, SCHINDLER। वो कंपनी लिस्टेड नहीं है आई थिंक। शिंडलर, कोन और जॉनसन लिफ्ट, और एक EC भी होता था, वो भी प्लेयर था, इसमें आ नहीं रहा। तो जिसकी आप बात कर रहे हो शिंडलर है। हाँ बड़ी बेइज्जती हुई थी, लेकिन ये जब वॉचमैन बोला कि पहली बार मेरे साथ भी यही हुआ था, तो चलो मैं जान में जान आई, बोला चलो अब मैं मेरा अकेला नहीं कटा है। कोई बात नहीं है अंशुल भाई, ये तो होता है। देखो टेक्नोलॉजी के साथ आप खेलोगे, अब आपने उसको देखा ही नहीं है, तो अब जिस आदमी ने पहली बार कंप्यूटर देखा उसकी हालत क्या हुई होगी, सोचो कि उसको ये समझ नहीं आया होगा चलाना कहाँ से। ये टीवी जैसी चीज़ है, इसको कीबोर्ड से चलाना है या टीवी से ही चलेगा या रिमोट से चलेगा, किस चीज़ से चलेगा? तो वो नहीं ये तो बात तो है सर, नई टेक्नोलॉजी ना बहुत जल्दी आदमी अडॉप्ट नहीं कर पाता है, हाँ और हम क्या होते हैं इरिटेट हो जाते हैं। जैसे मैं हाँ बताऊं, पापा को पहली बार जब एंड्रॉयड मोबाइल लेके दिया था, उनसे चलाते नहीं बनता था, हम हाँ। लोग इरिटेट हो जाते थे कि अरे ये इतनी सी तो चीज है, ये यहाँ से ये दबाना है। तो नहीं। उनने समझा कि हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, हम लोग आराम से चला लिए, वो नहीं समझ, वो समझ गए कि हम इरिटेट होते हैं, तो उनने फिर दोबारा हम लोग से नहीं पूछा। उनने क्या किया, बिल्डिंग में जो छोटे बच्चे थे 8-9 साल के, उनसे समझना चालू किया। वो बड़ी इंटरेस्ट से समझाते थे, अरे दादू आपको ये नहीं पता, ये देखो ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसा करने से ऐसे होता है, ये देखो ये गेम ऐसे डाउनलोड होता है। फिर 5 मिनट उनको गेम खेलने के लिए मोबाइल दे देते थे, तो वो गेम खेलने के लालच में पापा को एंड्रॉइड चलाना सिखाए। वहां से पापा एंड्रॉइड भी चलाना सीख लिया, कंप्यूटर भी चलाना सीख लेते हैं, अपने सौदे खुद दबा लेते हैं। कोई डीलर कोई दिन छुट्टी पर रहता है तो अपने सौदे वो खुद कर लेते हैं। तो ये चीज है, टेक्नोलॉजी सीखने में टाइम लगता है, सिखाने वालों में पेशेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अ, एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, ये बोल रहे हैं सर आप मेरे से गुस्सा हैं क्या, मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे। अरे अल्ताफ़ साहब ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, बिल्कुल भी दिमाग में ऐसा कोई थॉट मत लाइए। ये तो बस ये हो जाता है कि सवाल कई बार छिप जाते हैं और किसी का ले पाता हूँ, अब जिसका नहीं ले पाता हूँ सवाल, वही थोड़ा सा ना उनको लगता है कि मैं उनका सवाल इंटेंशनली नहीं ले रहा हूँ। हिंडलबर्ग सीमेंट सर, इसमें इन्होंने 194 रुपये पर लिए हुए हैं, सेल करें या होल्ड? सर स्टॉक का नाम बताइए एक बार। हिंडलबर्ग सीमेंट।
हट अच्छा Heidelberg हिडलबर्ग सीमेंट ये हाँ, मिल गया 168 मिल गया वाला। मिल गया। सर शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, 220 रुपए से नीचे 162 तक रिवर्सल नहीं बना है अभी, लेकिन इससे ज्यादा नीचे जाते हुए दिख नहीं रहा है। मोमेंटम चाहिए तो रिवर्सल का वेट कीजिए, क्योंकि कम से कम 2 महीना लगेगा इसको प्रॉपर रिवर्सल बनाने में। तो मोमेंटम चाहिए तो 2 महीने रुकिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे ऐड करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। तो मानसिकता डिसाइड कर लीजिए। ट्रेडर की है तो 2 महीना फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। ये मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज करना है, वही 170-75 ऊपर और 158 नीचे, इस रेंज में ट्रेड करेगा। इन्वेस्टर हैं तो ले लीजिए, मतलब एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। ट्रेडर हैं तो अभी दूर रहिए, 2 महीने लगेगा मंथली चार्ट पे सेटअप रिवर्स होने में, और 180 के ऊपर मोमेंटम बनेगा। ठीक है, संजीत कुमार जी हैं, अदानी पोर्ट और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। अदानी पोर्ट पे तो मैं पूरी तरीके से बुलिश हूँ, लेकिन वही है, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, डिप्स पे ऐड कीजिए। अगर 1300 तक की डिप में आपने ऐड किया है तो फिर आप 300 रुपए की फ्रंट एंडिंग पे खड़े हैं, और नहीं किया है तो 1600 के ऊपर जब सस्टेन करने लगे बाई कर लीजिएगा। दोनों केस में फिर 2000 रुपए तक के ही टारगेट है कम से कम। तो मैं तो बाई ऑन डिप्स के फेवरेबल रहता हूँ हमेशा अदानी ग्रुप में। नहीं कर पाए हैं तो अभी भी कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट प्रीएम्प्टिव बाई कर लीजिए, क्योंकि इस बार मोस्ट लाइकली ये 1600 1620 निकाल के कम से कम 1800 तक खिंच जाएगा। तो यहीं पे बाई कर लेना बहुत बेहतरीन वो स्ट्रेटेजी रहेगी। वॉलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार रहिएगा। अदानी F1 रेस है, 500 की स्पीड पे चलता है, ऐसा ना हो आप बाहर फेंक जाएं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 10-20 डे 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक ले लिया है। कल ब्रेकआउट कैंडल बनी है, इस बार लग रहा है 1050 निकाल के 1090 निकल जाएगा। बाई करना है तो यहाँ पे कर लीजिए। ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस 970 का बन रहा है। मैं बहुत फेवर में नहीं रहता हूँ स्टॉप लॉस के, मैं डिप्स पे ऐड के फेवर में रहता हूँ। अगर गैप फिल किया, बाय द वे कुछ भी चीज खराब हुई और नीचे आया तो गैप फिल करने 938 तक आता है तो भी मैं बायर ही हूँ। इवेंचुअली 1348 तक का इस लेग में मेरे को लग रहा है कि चला जाएगा, तो अगले 4-6 महीने में 1348 निकल जाना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है ओएनजीसी फ्रेश बाय कर लें क्या सर? मैं ओएनजीसी पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ सर। बाकी लोग हो सकते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से किसी भी दिन आपको फील्ड ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा 265 के नीचे, और 255 के नीचे वापस से खराब हो जाएगा स्टॉक। तो मैं बिल्कुल भी बेरिश नहीं, बुलिश नहीं हूँ। आई वुड बी ए सेलर। फ्रेश बाय तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, विंटेज कॉफ़ी में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ब्रेकआउट कब आएगा? सर विंटेज कॉफी तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि अब निकल जाओ, लंबा चल चुका है विंटेज कॉफी। और राइट्स इशू भी आ चुके हैं, और शायद स्प्लिट बोनस शायद नहीं हुआ है, बट विंटेज कॉफी अब खत्म हो चुका है। जब से 152 के नीचे क्लोजिंग हुई है, स्टॉक खत्म हो चुका है, और ऑलमोस्ट, नॉट वेरी श्योर बट ऑलमोस्ट ये बाइंग क्लाइमेक्स कर गया है। 140 138 के नीचे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो जाएगा। और बाइंग क्लाइमेक्स के बाद क्या हाल होता है ये आपको पता ही है। 2100 करोड़ का मार्केट कैप है, एकदम से घुसा तो आपको कहीं भी 88 80 या 88 की रेंज आ जाए तो भी कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं है। तो विंटेज कॉफी खत्म, भूल जाइए, निकल जाइए। लॉस प्रॉफिट जो हो रहा है बुक करके खत्म कर लीजिए। 6-8 महीने 1 साल बाद 88 रुपए से नीचे मिलेगा। ठीक है, देखिए जो दर्शक अमूमन 12 बजे तक जैन साहब को देखते हैं मेरे साथ, आज 12:30 तक रुकेंगे। तो आज थोड़े हमारे सवालों को लेने की जो स्पीड थी वो 2-3 टॉपिक्स पर फंस गई। तो जो दर्शक हैं सवाल पूछ रहे हैं वो और सवाल अपने फटाफट से भेज दें। F&O शो भी हम आज जैन साहब के साथ भी करेंगे, कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे तो ये परम मित्र आज देखिए, कुणाल जी वैसे भी जैन साहब के बड़े परम मित्र हैं, तो मज़ा आएगा आज शो में। लेकिन जैन साहब, कुणाल परार से बहुत ज्यादा जलता हूँ सर। मैं दुनिया में कुणाल परार से ज्यादा किसी से नहीं जलता हूँ। ये वो बात आप जब भी उनसे अपनी बोलना। मूछें ऐसी ऐसे ऐसे मूछें करता है ना, मेरे को बड़ी तेज जलन होती है। ये बात आप उनसे बोलना। देखो अब दोस्तों के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा।